Aswal from Department of Sanskrit will introduce sir. Madam. जी सर. Madam, yeah, please. धन्यवाद सर. सम्माननीय NMTTC निदेशक महोदय, हमारे प्राचार्य प्रोफेसर DS नेगी महोदय, आज के इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र के व्याख्याता विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर मिश्र सर, कोर्स कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जोशी सर, और इस आभासी पटल पर जुड़े हुए मैं सभी विद्वत जनों का, जिज्ञासु जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. हमारे आज के इस प्रथम सत्र के व्याख्याता हैं प्रोफेसर मिश्र सर. सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. आप वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं. इसके साथ ही हिंदू स्टडी में भी आप विभागाध्यक्ष हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं हैं. आपने शिक्षा दीक्षा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, जो कि संस्कृत के क्षेत्र में एक नामी विश्वविद्यालय रहा है बहुत अतीत काल से ही. और इसके अलावा सर, आपने पांडुलिपि और पुरालिपि में भी अध्ययन किया है और वर्तमान में आप इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं और शताधिक मैन्युस्क्रिप्ट में आप काम कर चुके हैं. इसके अलावा 25 वर्ष का आपका ये अध्ययन अनुभव रहा है और मूल रूप से आप दर्शन के व्याख्याता हैं. नव्य न्याय में आपने जो महारत हासिल की है उसकी कई पुस्तकें भी आज प्रकाशित हैं, जो निरंतर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं. इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्र में भी आपने अनेक कार्य किए हैं. मैं पटल पर जुड़े भी सभी लोगों के सम्मुख ये अंकित करना चाहती हूँ कि आपने संस्कृत लैंग्वेज एंड इंडियन फिलोसफी में भी बहुत काम किया है और साथ साथ मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका लाभ समूचे संस्कृत साहित्य को प्राप्त हो रहा है. क्योंकि आज भी संस्कृत में ढेर सारी पांडुलिपियां हैं जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है और जिनकी जानकारी भी लोगों को नहीं है. तो इस क्षेत्र में और वो साहित्य जो अभी तक किसी की नज़र में नहीं आया है, उसका प्रकाशन कार्य चल रहा है. तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के भी पात्र हैं. सर, आपने शताधिक पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र और सम्मेलन आपने आयोजित किए हैं और वर्तमान में आपने दशाधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं, जिनमें अधिकांश पुस्तकें दर्शन आधारित हैं. और इसके अलावा संस्कृत साहित्य में भी जो अनेक विधाएं हैं उनमें भी आप निरंतर लेखन का कार्य कर रहे हैं और अनेकों किताबें अभी प्रकाशनाधीन में हैं. आपने सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियों का, कार्यशालाओं का और व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया है, जिनको विस्तार पूर्वक इस मंच पर रखना संभव नहीं है. लेकिन इनमें से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें भी आप संपादन कार्य कर रहे हैं. प्रमुखतः शोध प्रभा है, जो संस्कृत क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठ पत्रिका है. इसके अतिरिक्त जयराम संदेश है, संस्कृत रत्नाकर है, व्युत्पत्ति है, विद्यापीठ वार्ता है. यद्यपि सर, आपकी विद्वता के सामने ये परिचय और ये सारी चीजें बहुत न्यून प्रतीत होती हैं, तथापि जिज्ञासुओं के अंदर भी एक जिज्ञासा होती है कि हाँ, हम जिन्हें 1.5 घंटे सुनने जा रहे हैं वो कौन है. तो ये सब सोचते हुए मैं इन बातों को यहाँ पर रख रही हूँ. इसके साथ ही आपको संस्कृत भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है और संस्कृत के क्षेत्र में महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्राप्त होना बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है. प्रतिभा व्युत्पन्न व्यक्ति ही इस पुरस्कार तक पहुंच सकता है, तो इसके लिए आपको बधाई भी देते हैं सर. इसके अलावा काशी विद्वत भूषण पुरस्कार और विशिष्ट पुरस्कार, शारदा काश्मीर पूर्ववासिनी पुरस्कार, ढेर सारे पुरस्कार हैं सर इस श्रृंखला में, जिनको यहाँ पर रखना संभव नहीं है. मैं चूंकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मंच पर, आपको सुनना चाहते हैं सर. एक और बात जो मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहती हूँ कि आपने उत्तराखंड उच्च शिक्षा में भी कार्य किया है, जिसमें ऋषिकेश महाविद्यालय और कोटद्वार महाविद्यालय में भी आप कार्य कर चुके हैं.
सभी मतलब अधिकांश लोग आपके परिचित होंगे, आपके स्वभाव से भी और आपके कार्यों से भी। संभवतः एक बड़ी मित्र मंडली भी आपकी इस कार्यशाला में जुड़ी होगी। तो मैं बहुत अधिक न कहते हुए ये इस डिजिटल मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ सर, आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर। यस सर, यस जी सर, यस सर। ओम नमः श्रीमत् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुत्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। MMTTC अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में इसके निदेशक आदरणीय मैडम महोदया एवं हमारे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के आदरणीय श्रद्धेय प्राचार्य जी प्रोफेसर DS नेगी जी, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रवीण जोशी जी, डॉक्टर संदीप जी, और जिन्होंने अभी मेरा परिचय कराया ये तो हमारी अत्यंत सुपरिचिता हैं क्योंकि हमने इनके साथ सेवा कार्य किया है, डॉक्टर रोशनी असवाल जी, और अभी मैं देख रहा था डॉक्टर ऋचा मैडम को भी। कोटद्वार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जो लोग भी जुड़े हैं सब मेरे अत्यंत आदरणीय हैं। सभी को नमस्कार। और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त प्रतिभागीगण आप सभी को सादर नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। जी जी, नमस्ते नमस्ते अजीत जी, वाह क्या बात है, नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम नमस्ते नमस्ते, पहले व्याख्यान कर लेते हैं फिर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं, पारिवारिक चर्चा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे इस कार्यक्रम में दूसरी बार आज अपनी कुछ बात कहने का अवसर मिला है। इसके पहले मैं एक व्याख्यान इस पर कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो समय जब मैंने अपना उद्बोधन इस पर रखा। और अभी आज फिर मुझे जो विषय दिया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, किसी का खुला हुआ है वो म्यूट कर दें तो ठीक रहेगा। नंदी मैडम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। नंदी मैडम। नंदी मैडम यस सर, यस सर, यस सर। तो आज हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसे विषय पर आप सभी लोग विज्ञ हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है कि इस उम्र में हम सब आपस में संवाद करने की स्थिति में हैं, न कोई मैं पढ़ाने की स्थिति में हूँ, न कोई बहुत विशेष अपूर्व बात कहने की स्थिति में हूँ। स्मारे न तो शिक्षे, स्मरण करने की बात है कि हम लोग परस्पर चर्चा और संवाद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं शास्त्रों का जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसके बारे में। भारत की जो ज्ञान की एक विशाल परंपरा है उसको जानने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं इस आभासी पटल पर। वस्तुतः भारत की जो ज्ञान परंपरा है वह बहुत पुरानी ज्ञान परंपरा है। ये कहने का अर्थ क्या है, 5000 वर्ष से भी अधिक भारत की यह ज्ञान की परंपरा है। और इस ज्ञान परंपरा का परिचय इस समय सभी भारतीयों को होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो ज्ञान विज्ञान है यदि हम उसे नहीं जानेंगे, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा गया, जो हमारे आचार्यों के द्वारा लिखा गया, जो भारत के ऋषियों ने, भारत के महर्षियों ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, परिश्रम से जिस ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण किया, यदि हम उसे नहीं जानते तो निश्चित रूप से हम कुछ ऐसा हम में कुछ न्यूनता हो रही है जिसे हमें पूर्ण करना चाहिए। वो क्या है भारत की ज्ञान परंपरा,
और कितनी विस्तृत है, कितनी विशाल है, और उस ज्ञान परंपरा का क्या अवदान है आज के समाज के लिए, आज के जनमानस के लिए, यह भी एक विमर्श का विषय है। निश्चित रूप से यह अत्यंत सुखद बात है कि हम एक ऐसे दौर पर चल रहे हैं, एक ऐसे युग में चल रहे हैं जब हम भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो भारत की ज्ञान परंपरा आज की नहीं है, अनाथ काफी पुरानी है, 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है। इस ज्ञान परंपरा पर तो निरंतर चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन जब से नई शिक्षा नीति आई 2020, नई शिक्षा नीति आने के बाद उस नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे विषय डाले गए कि सभी शास्त्रों को, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे विषय हैं, उनको हम पढ़ें, लेकिन उसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें। यदि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उस विज्ञान में भारत का क्या अवदान है, यदि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें भारत का क्या अवदान है, ये हमें जानना जरूरी है। तभी हम भारत की ज्ञान संपदा से परिचित हो पाएंगे। एक ऐसा दौर था कि हम जिन विषयों को पढ़ते थे वो सब विषय ऐसा लगता था कि हम पश्चिम का ज्ञान पढ़ रहे हैं, और पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से ही हम परिचित हो पाते थे। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत का जो विद्या वैभव है, उससे हमारा बोध ही नहीं था, उससे हमारा परिचय ही नहीं था हम में से। और ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो प्रोफेसर हैं, जो आचार्य हैं, जो किसी विश्वविद्यालय के बहुत प्रतिष्ठित पदों पर हैं, ये उनके लिए बात है कि वो लोग बहुत बड़े साइंस के मनीषी हैं, लेकिन भारतीयों का क्या अवदान है ये उसको नहीं पढ़ पाते। बहुत लोग अपने अपने शास्त्र के बड़े प्रतिष्ठित और प्रकांड आचार्य हैं, लेकिन उनके विद्या में, उनके ज्ञान में भारतीयों के द्वारा किया गया अवदान वो पठन पाठन के क्रम में नहीं रहता रहा है। अभी एक बहुत अच्छा दौर चला है, एक बहुत अच्छा समय है कि भारतीय शिक्षा नीति ने, इस नई शिक्षा नीति ने इस तरह का एक वातावरण बनाया है पूरे देश में कि हम भारत की ज्ञान परंपरा से परिचित हों, भारत की जो विद्याएं थी उन विद्याओं को जानें। पहले तो मैं यही एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत की ज्ञान परंपरा आजकल बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम कहने से थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आता है भारतीय ज्ञान परंपरा कहने के सापेक्ष। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? सचमुच भारत में ज्ञान की क्या परंपरा रही है, हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस आभासी पटल में सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो संस्कृत के ही विद्वान हों, संस्कृत के स्कॉलर्स हों, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। तो उन्हें पहले तो ये जानना होगा कि भारत की ज्ञान संपदा है क्या। इस पूरी ज्ञान परंपरा को बताने के लिए एक बहुत प्रचलित श्लोक है, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या हेताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वस्येति ते त्रयः अर्थशास्त्रम चतुर्थम च विद्या अष्टादशैवता। ये 18 प्रकार की विद्याओं का परिगणन किया गया है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहा कि 18 प्रकार की विद्याएं हैं, और ये 18 प्रकार की विद्या केवल विद्या मात्र नहीं है, ये विद्या स्थान है, ये फैकल्टी है, ये 18 फैकल्टी हैं। इनके अंदर बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। पर ये 18 विद्याएं कौन कौन सी? तो कहा अंगानि वेदाश्चत्वारो, 4 तो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये पूरी 4 विद्याएं। इसके बाद वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। मीमांसा शास्त्र है और न्याय शास्त्र। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र हमारे यहाँ एक पूरा शास्त्र है। धर्मशास्त्रम पुराणम च, और पुराण, विद्या हेताश्चतुर्दश, ये 14 विद्याएं हैं। इसके अलावा आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चेति ते त्रयः, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व वेद, और इसके अलावा अर्थशास्त्र। ये 18 प्रकार की विद्याओं का निरूपण स्थूल रूप में है, ये सूक्ष्म रूप में नहीं है। ये फैकल्टी का निरूपण है कि 18 फैकल्टी थी एक समय हमारे इस देश में संस्कृत विद्या के क्षेत्र में। अगर हमें भारत की ज्ञान परंपरा को जानना है तो 18 प्रकार की पूरे विद्या वैभव को जानना होगा। यदि हम पूरे वैदिक वाङ्मय को जानेंगे, अच्छा वेद कहने से ऐसे लगता है सामान्यतः कोई वेद एक विषय मात्र है,
ऐसा नहीं है। उस वेद के कई पार्ट्स हैं, वेद के मंत्र भाग है, वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण माने कास्ट वाला ग्रंथ नहीं, ब्रह्म विषयक चिंतन होने के कारण उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्यक ग्रंथ हैं, उनके उपनिषद ग्रंथ हैं, सभी वेदों के, और पूरा बहुत विशाल वांग्मय है। ऐसे ही वेदांगों का शिक्षा अपने आप में कंप्लीट एक विषय है, पूरा पीजी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम जिस पर होता है। ऐसे ही कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। व्याकरण का देखिए, अगर आप व्याकरण की चर्चा करें तो संस्कृत का जो व्याकरण है वो व्याकरण भी एक नहीं है, वो व्याकरण भी 14-15 व्याकरण है। ऐन्द्र व्याकरण है, चांद्र व्याकरण है, ऐसे करके सबसे उसमें प्रतिष्ठित व्याकरण पाणिनि व्याकरण है, जिसको सब लोग जानते होंगे, आज के युवागण जानते होंगे, जो संस्कृत के नहीं है वो लोग भी जानते होंगे कि जो पाणिनि का व्याकरण है वो आज पठन पाठन के क्रम में है, लोग उसे पढ़ते हैं पाणिनि व्याकरण को। पाणिनि व्याकरण एक बहुत ही विशाल व्याकरण का वांग्मय है, 4000 सूत्र लिखे हैं। उन 4000 सूत्रों में संपूर्ण पाणिनि के व्याकरण को बनाया गया है। आपको जो लोग संस्कृत के फील्ड से नहीं हैं, यदि पाणिनि व्याकरण के वैशिष्ट के बारे में जानना चाहें तो उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 14 सूत्र हैं पाणिनि के। कितनी मतलब साइंटिफिक ये व्याकरण की विद्या है। आपको व्याकरण की क्लिष्टता पर नहीं ले जा रहा हूं मैं, केवल व्याकरण के एक उस वैशिष्ट का परिचय कराना चाहता हूं कि 14 सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण का निर्माण किया आचार्य पाणिनि ने। वो 14 सूत्र जो आयुन, रिलरिक, एयोंग, अयौच, इस तरह से करके 14 सूत्र हैं। उन 14 सूत्रों पर पूरे व्याकरण के 4000 सूत्रों का निर्माण करके महर्षि पाणिनि ने जितने भी शब्द हैं लोक में प्रसिद्ध, उन सभी शब्दों की रचना की और उनकी सिद्धि की। उनको स्पष्ट रूप से उनको व्याकरण की कसौटी में बांधा। इतनी सूक्ष्म दृष्टि थी आचार्य पाणिनि की कि उन्होंने देखा कि कोई एक ऐसा शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध नहीं होता, तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल सूत्र बनाया। उसको इग्नोर नहीं किया कि कोई बात नहीं, एक शब्द छूट रहा है तो क्या हो गया, मैंने कितने लाख शब्दों का निर्माण कर दिया है अपने व्याकरण की दृष्टि से, एक शब्द छूट जाता है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा प्रमाद नहीं किया आचार्य पाणिनि ने। यह देखा कि यह एक शब्द, जो शब्द मेरे पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक नया सूत्र बनाया। जैसे आप सब लोग इतना तो जानते ही हैं, एक शब्द है विश्वामित्र। विश्वामित्र शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं हम, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व धन अमित्र। अब अगर इसका संधि विच्छेद विश्व धन अमित्र यह कर देंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि विश्वामित्र का अर्थ हो गया कि जो विश्व का शत्रु हो। तो विश्वामित्र ऐसे ऋषि तो थे नहीं, वो तो सप्त ऋषियों में प्रसिद्ध ऋषि हैं जिनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्रदान की। ऐसा ऋषि कोई विश्व का शत्रु तो हो नहीं सकता, तो फिर कैसे उसकी संधि विच्छेद किया जाए। तो विश्व अमित्र कर नहीं सकते, फिर क्या करेंगे, तो कहा कि उसके लिए पाणिनि को लगा कि एक संकट होगा, तो उसके लिए एक नया सूत्र बनाया। उस सूत्र का नाम है मित्रे चर्षौ। मित्रे चर्षौ इस सूत्र को बनाया। उस सूत्र का अर्थ है कि यदि मित्र शब्द बाद में हो तो पहले वाले शब्द को दीर्घ कर देते हैं, तो विश्व को विश्वा कर देते हैं। लेकिन ये अप्लाई तब होगा सूत्र जब उसके बनने के बाद किसी ऋषिवाचक शब्द का निर्माण हो रहा हो। तो इसीलिए विश्वामित्र तो होता है, लेकिन शुंगामित्र नहीं होता, वहां शुंग मित्र होता है। पुष्यामित्र नहीं होता, वहां पुष्य मित्र होता है, क्योंकि शुंगामित्र कोई ऋषि की संज्ञा नहीं है, पुष्यामित्र कोई ऋषि की संज्ञा नहीं है। विश्वामित्र एक ऋषि की संज्ञा का निर्माण करना था, तो महर्षि पाणिनि ने एक शब्द की सिद्धि के लिए एक स्पेशल सूत्र का निर्माण किया। ऐसे ये तो मैंने आपको एक शब्द, एक व्याकरण को फोकस करके बताना शुरू किया कि जो हमारे वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, यह जो पूरा अपने आप में ये व्याकरण अपने आप में पूरी फैकल्टी है। जिस व्याकरण के दो तरह के रूप हैं, एक है प्राचीन व्याकरण और एक है नव्य व्याकरण। प्राचीन व्याकरण के पठन पाठन का प्रोसेस अलग है, और प्राचीन व्याकरण में भी
पीजी की डिग्री दी जाती है, पूरा पीएचडी प्रोग्राम तक चलाया जाता है, और जो नव्य व्याकरण है उसमें भी ऐसे ही पीजी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ऐसे ही छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र विशुद्ध रूप से गणित की पद्धति में लिखा गया शास्त्र है। छंद की जो रचना की गई है, देखिए छंद हमारे यहाँ का जो काव्य रचना है, पश्चिम के काव्य रचना से हमारी काव्य रचना बहुत अलग है। आपने सुना होगा नाट्य शास्त्र का नाम, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का वर्णन किया, नाट्य शास्त्र को लिखा। और आप सब कभी भी कोई भी पद्य, कोई भी कविता कभी भी गुनगुनाइए, और वो यदि छंद से बाहर हो जाए तो उसका रस खत्म हो जाता है, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो उसको एक छंद से बांध करके हम काव्य की रचना करते हैं, तभी वह उत्तम काव्य होता है, तभी उस काव्य की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए छंद शास्त्र विशुद्ध रूप से, आचार्य पिंगल ने जो छंद शास्त्र की रचना की वो विशुद्ध रूप से गणित का शास्त्र, गणित वाला है, बिल्कुल मैथ की कैलकुलेशन है। कोई भी श्लोक। सरकार जी आप अपना माइक बंद कीजिए। देवाशीष सरकार प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ओके सर, ओके। देवाशीष सरकार कैन यू हियर मी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि छंद शास्त्र जिसकी कितनी उपयोगिता है लोक जीवन के लिए। आप कोई भी, चाहे हिंदी के विद्यार्थी हों, चाहे उर्दू के विद्यार्थी हों, चाहे संस्कृत के विद्यार्थी हों, एक जब तक लय नहीं होगा, एक लयात्मकता नहीं आएगी, तब तक वो गेय नहीं बन सकता। और जब तक वो गेय नहीं होगा तो उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो अर्थानुभूति, रसानुभूति, वो आपको नहीं होगी। इसीलिए छंद शास्त्र की बहुत ही व्यवस्थित और गणितीय तरीके से छंद शास्त्र का लेखन किया आचार्य पिंगल ने। और उसमें भी दो तरह के छंदों का निर्माण किया, एक मात्रिक छंद और एक वर्ण की काउंटिंग करके छंद की रचना, और मात्रा की काउंटिंग करके छंद की रचना। आप सभी लोग इसमें से, मुझे लगता है कि प्रोफेसर अगर DS नेगी सर जुड़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि एक प्रोफेसर श्याम लाल सिंह जी थे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे मैथ के। उन्होंने छंद शास्त्र पर, पिंगल के छंद सूत्र पर बहुत बड़ा रिसर्च किया, बहुत बड़ा कार्य किया, और उनके उस ग्रंथ को मोतीलाल बनारसी दास ने छापा, बहुत ही प्रतिष्ठा को प्राप्त किया उस ग्रंथ ने। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यह जो हमारे जिनकी जो विद्याएं हैं, जिनके लिए मैं चर्चा कर रहा था कि हमारी जो 18 विद्या प्रस्थान हैं, इन पूरी विद्या प्रस्थानों को अगर आप समझेंगे तभी भारत की विशाल ज्ञान परंपरा को समझ सकते हैं। ज्योतिष अपने आप में कितना बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है ज्योतिष। क्योंकि अब सामान्य जो जिस एरा में हम लोग पैदा हुए हैं, जिस तरह के वातावरण में हमने पढ़ना सीखा, वहाँ इस तरह के शास्त्रों का, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के शास्त्र थे, उनको हम अपने पठन पाठन के सिस्टम में रखते ही नहीं। वो सब पठन पाठन के सिस्टम से बाहर हैं। और इसलिए क्या है, वो समस्त जो विद्या है, वो विद्या क्या है, अस्पृष्ट होकर एक तरफ पड़ी हुई है। उस भारत की ज्ञान परंपरा से हम अवगत ही नहीं है। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत विशाल वांग्मय है, और वो 3 रूपों में है। वो संहिता है, होरा है, मतलब गणित उसका ज्योतिष है, और फलित ज्योतिष है। गणित ज्योतिष में पूरी कैलकुलेशन है, और फलित ज्योतिष में पूरा उसका फलांश है। आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। बहुत सारे लोग ज्योतिष के बारे में जो नहीं जानते हैं, बहुत सतही टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं कि अरे ज्योतिष में क्या है, ये तो पंडितों की वो है, और ये कुछ ऐसा जो भी बोल सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के आचार्य आज अभी से ही बता देते हैं कि अगले साल ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, और वो आपको नक्षत्र ग्रहों में वो स्थिति घटती हुई दिखती है। उनके पास यदि उस तरह का कोई वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट और वैज्ञानिक धरातल नहीं होता, तो कैसे वो एक साल पहले ही नहीं, कई वर्षों बाद की घटनाओं के बारे में भी ज्योतिष के आचार्य पूर्णतः स्पष्ट रूप से निरूपण कर देते हैं। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब उनके पास उसकी पूरी वैज्ञानिक दृष्टि है। तो पूरा ज्योतिष का शास्त्र है, और वो एक नहीं, उसमें एक कोई 2-4 ग्रंथ नहीं है, सैकड़ों ग्रंथ हैं। अब आप समझिए कि ये पूरा जो ज्योतिष का विज्ञान है, ये पठन पाठन के क्रम में बहुत उपेक्षित है।
बहुत कम लोग इसके अध्ययन अध्यापन में संलग्न हैं, और जो भारत की मूल विद्या है। तो ये सारी चीजें, ऐसे ही आप देखिए जो आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद के लिए कितनी बड़ी पूरी आयुर्वेद की परंपरा है। देखिए मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारत में जितने भी शास्त्र लिखे गए, भारत की जितनी भी ज्ञान परंपरा है भारत की, उसका परम प्रयोजन आत्म कल्याण है, उसका परम प्रयोजन पुरुषार्थ की सिद्धि है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी सिद्धि के लिए ही शास्त्र लिखे गए। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र जीविका प्राप्ति के साधन कभी नहीं थे, जीविका उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मोक्ष का साधन, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। जो विद्या मोक्ष प्रदान नहीं कराती, केवल हमारे मशीन के और तंत्र के परिज्ञान तक ही सीमित रहती है, वो विद्या हमारी जीविका और उदर पोषण की साधन तो बनती है, लेकिन हमारा परिष्कार नहीं करती, हमें उस तरह की दिव्यता का आधान नहीं करती। वो विद्या तो क्या करती है कि हमारी जीविका के साधन तो निर्मित करती है, लेकिन हमें उस तरह से प्रतिष्ठा को नहीं प्रदान करती। इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि विद्या वही है जो हमें हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। और ये हेतु हमारी भारत की सभी विद्याओं पर लागू है। जितनी, ये तो जो 19 विद्या, वो 18 विद्याएं हैं, ये तो एक स्थूल इनका विभाजन है। इसके अलावा देखिए, विचार कीजिए, भारत में 64 कलाएं हैं, 64 कलाएं, और उन 64 कलाओं का उल्लेख किसी एक नहीं बहुत सारे ग्रंथों में किया गया। आज मैं सोच रहा था, देखिए एक तो उनका निरूपण जो है कितने ग्रंथों में है, अगर आप इसकी चर्चा करें तो एक ललित विस्तर ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ललित विस्तर ग्रंथ में पूरी 64 कलाओं का उल्लेख है। 64 कलाएं नहीं, 86 कलाओं का उल्लेख है ललित विस्तर में। प्रबंध कोश एक ग्रंथ है जिसमें 72 कलाओं का उल्लेख है। ऐसे ही सुत सागर एक ग्रंथ है जिसमें 72 कलाओं का उल्लेख है। नीति सार नाम के एक ग्रंथ में 60 कलाओं का उल्लेख है। शुक्र नीति में 64 कलाएं, शिव तत्व रत्नाकर में भी 62 कलाएं, बाभद्रव्य और एक कला विलास ग्रंथ है जिस ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है। एक बार विचार कीजिए कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वह केवल इन्हीं में नहीं है, क्या कहते हैं, पूरे वेदादि शास्त्रों मात्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि वेदादि शास्त्र तो उसके बहुत प्रसिद्ध साधन है। इसके अलावा भारत की ज्ञान परंपरा लोक जीवन में है, जो आजकल बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम की, कि हमारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो, जिसमें जीविका के स्वतः साधन निर्मित किए जाएं। जीविका के स्वतः साधन निर्मित करने के बारे में आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं। मैं पहले आपसे प्रतिज्ञा वाक्य में कह चुका हूं कि भारत की विद्याएं आत्म कल्याण की साधन के रूप में हमारा हित करती थी, और चीजें, ये लौकिक जो पद प्रतिष्ठा धनार्जन था वो उसका अवान्तर प्रयोजन था, अल्टीमेट प्रयोजन नहीं था। अल्टीमेट प्रयोजन तो विद्या आत्म कल्याण के लिए बनी, लेकिन और ये सारे प्रयोजन थे, अवान्तर प्रयोजन थे, और इनकी भी सिद्धि होती थी। तो देखिए, यदि हमें भारत की पूरी ज्ञान परंपरा को जानना है तो हमें पूरा वेद जानना होगा, पूरे वेदांग जानने होंगे, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष को जानना होगा, हमें पूरा महाभारत जानना होगा। महाभारत के देखिए कितना विशाल ग्रंथ है। जो लोग महाभारत के बारे में जानते होंगे, 1 लाख श्लोक हैं उस ग्रंथ में, और उसके लिए एक बहुत प्रचलित वाक्य है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत में है वही बाहर है, जो महाभारत में नहीं है वो बाहर नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं है, महाभारत में नहीं है, वो और कहीं भी नहीं है। ऐसे ही आदि काव्य पूरा रामायण है। रामायण में भी कई तरह के रामायण हैं, केवल वाल्मीकि रामायण नहीं है, अध्यात्म रामायण है, कंब रामायण है, भुसुंडी रामायण है, और बहुत सारे रामायण के ग्रंथ हैं। इसके अलावा फिर आइए आप पूरी वेदांत, पूरी जो हमारे यहाँ फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के पूरे 6 स्कूल्स हैं। फिलॉसफी के 6 स्कूल हैं अलग अलग, जिनको हम आस्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं, और उनके 3 ऐसे स्कूल हैं जो नास्तिक दर्शन के रूप में हैं। ये भारत की ज्ञान परंपरा है। भारत की ज्ञान परंपरा जानने के लिए जब तक आप भारत के दार्शनिकों को नहीं जानेंगे, जब तक आप आचार्य शंकर को नहीं जानेंगे, भारत की ज्ञान परंपरा नहीं जान सकते। जब तक आचार्य गौतम को नहीं जानेंगे तब तक आप भारत की ज्ञान परंपरा नहीं जान सकते। जब तक आप आचार्य कणाद को नहीं जानेंगे, जब तक आचार्य कपिल को नहीं जानेंगे,
जब तक आप आचार्य जैमिनी को नहीं जानेंगे तब तक भारत की ज्ञान परंपरा का कैसे परिचय होगा। आचार्य शंकर के अवदान को, आचार्य कपिल के अवदान को, आचार्य कणाद के अवदान को, आचार्य पतंजलि के अवदान को, आचार्य महात्मा बुद्ध के अवदान को, महावीर स्वामी के अवदान को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक भारत की ज्ञान परंपरा का हमें परिचय ही नहीं हो सकता। अब अगर हम इनके पूरी फिलॉसफी को थोड़ा संक्षेप में जाने तो देखिए, भारत में जो दर्शन पल्लवित हुआ वो दर्शन मुख्य रूप से दो भागों में था, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के 6 स्कूल हुए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये उसके 6 स्कूल्स हैं। और सबकी पूरी कंप्लीट एक विचारधारा है, पूरा एक शास्त्र परंपरा है। कपिल को समझने के लिए हमें पूरा एक वांग्मय जानना होगा, योग को समझने के लिए, पतंजलि को जानने के लिए पूरी एक योग की परंपरा है। ऐसे ही न्याय को जानने के लिए आचार्य गौतम की पूरी न्याय सूत्र लिखा आचार्य गौतम ने, कपिल ने लिखा सांख्य सूत्र, पतंजलि ने लिखा योग सूत्र, और जैमिनी ने लिखा मीमांसा सूत्र, और वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। हमारे यहाँ सूत्र शैली में लेखन की बड़ी परंपरा थी। क्यों लिखा जाता था? मुझे लगता है दुनिया के किसी ज्ञान परंपरा के पास इतना वैज्ञानिक मेथड नहीं है जितना वैज्ञानिक मेथड हमारे पास था। हमने सूत्र के माध्यम से बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ा वांग्मय लिखने का प्रयास किया सूत्र के माध्यम से। ये स्पेशलाइजेशन हमारे पास ही था। इस विशेषज्ञता को दुनिया के बहुत लोग नहीं जानते रहे, जो हमने सूत्रों के माध्यम से लिखा। एक सूत्र के माध्यम से हमने उसकी फिर उसमें क्या हुआ, आगे उस पर और विस्तार से चर्चा हुई। सूत्र की व्याख्या लिखी गई, उस पर टीका लिखी गई, उस पर भाष्य लिखा गया, उस पर बहुत सारी और कमेंट्रीज लिखी गई, और बहुत सारे लोगों ने फिर उसका ट्रांसलेशन लिखा, कुछ चीजें नया ऐड करते गए, और एक विशाल वांग्मय का निर्माण हुआ। आज देखिए योग की जो स्थिति है, पूरी दुनिया योग को क्यों अनुकरण करती है। ऐसा तो नहीं है कि योग का ज्ञान अभी कोई प्रकट हुआ है स्वामी रामदेव जी के आने के बाद, या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने ही योग का कोई उद्भावन किया है। योग की विद्या हजारों साल से है हमारे इस देश में। महर्षि पतंजलि ने जब योग की स्थापना की थी तब से योग इस देश में है, लेकिन हमने उस योग को ना तो समझा और ना उसको प्रतिष्ठा प्रदान की। समय के अनुसार आज का एक ऐसा समय है कि पूरी दुनिया योग का अनुकरण कर रही है, और इसलिए नहीं कर रही है कि उसके प्रति कोई धार्मिक भावना है या कोई वो आध्यात्मिक भावना से कर रही है। प्रैक्टिकल विशुद्ध रूप से वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। भारत की यदि हम सभी विद्याओं के बारे में सोचें, कुछ लोगों ने भारत के बारे में बड़ा दुष्प्रचार किया, और उस दुष्प्रचार में वो सफल भी हुए। जैसे संस्कृत के लिए लोगों ने कह दिया कि ये संस्कृत वर्ग विशेष की भाषा है, ये संस्कृत जाति विशेष की भाषा है, ये संस्कृत धर्म विशेष की भाषा है, ये संस्कृत प्रांत विशेष की भाषा है। लेकिन मित्रों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। संस्कृत ही एक भाषा ऐसी है जो विश्व भाषा है। संस्कृत ही एक भाषा ऐसी है जो राष्ट्र की भाषा है। गुजराती हो सकता है गुजरात की भाषा हो, उड़िया हो सकता है उड़ीसा की भाषा हो, बांग्ला हो सकता है बंगाल की भाषा हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तत्त क्षेत्र की भाषाएं हो सकती है। लेकिन संस्कृत भाषा कहाँ की है? संस्कृत भाषा न केवल तमिलनाडु की है और न केवल काशी की है। संस्कृत भाषा समग्र भारत में बोली जाने वाली भाषा है। समग्र भारत में उसको समझने वाले लोग हैं। समग्र भारत में जिस भाषा का प्रभाव, जिस भाषा का प्रचार प्रसार रहा है, ऐसी भाषा संस्कृत भाषा रही है। और उस संस्कृत भाषा में पहले जो हमारे लोगों ने, हमारे आचार्यों ने, उनका जो चिंतन, ज्ञान, विज्ञान है, वो उसका माध्यम, उसको कैरी करने वाली भाषा ही संस्कृत है। संस्कृत के अलावा सभी भाषाओं का इतिहास इतना पुराना नहीं है। यदि हम अन्य भाषाओं पर ही भारत के ज्ञान को परिभाषित करना चाहेंगे, अन्य जो भारत की तत्त क्षेत्रीय भाषाएं हैं, केवल उन्हीं भाषाओं को हम भारतीय ज्ञान परंपरा का संवाहक मानेंगे, तो हमारी ज्ञान परंपरा की उम्र कम हो जाएगी। हमारी ज्ञान परंपरा कुछ
कुछ हजार वर्षों की सीमित रहेगी, 1000 वर्षों तक सीमित रहेगी। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसी नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों हजार, 5000 से अधिक वर्ष पुरानी ज्ञान की परंपरा है। वो इसलिए कि हमारे भारत के ज्ञान वैभव का संवहन जिस भाषा ने किया वह संस्कृत भाषा है, और वह अत्यंत प्राचीनतम भाषा है, अन्य विविध भाषाओं की जननी है, जैसा आप जानते हैं। सब लोग सुनते आ रहे हैं, और ये सुनना ही नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है भी। यदि हम किसी शब्द की, अन्य भाषा भाषी शब्दों की यदि गहन परीक्षण करें तो हमको आपको मिलेगा उसका मूल सूत्र संस्कृत में विद्यमान है। बहुत सारे ऐसे शब्द अंग्रेजी के भी हैं जिनकी अगर आप विश्लेषण करेंगे, जिनका डीएनए करें ना, तो उसका मूल संस्कृत में मिल जाएगा। जैसे भ्रातृ शब्द है, तो भ्रातृ शब्द अंग्रेजी में जाकर के ब्रदर बन जा रहा है। मातृ शब्द है तो मातृ शब्द यात्रा करते करते मदर बन जा रहा है। पितृ शब्द है तो पिटर और फादर के रूप में जाना जाता है। स्वस्त्री शब्द है हमारे यहाँ, स्वस्त्री माने बहन, और उस स्वस्त्री जो है यात्रा करके सिस्टर के शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसे हजारों हजार शब्द हैं, एक दो नहीं, हजारों हजार शब्द ऐसे हैं जो एक लंबी यात्रा के बाद दूसरी भाषा में बिल्कुल उसी तरह हूबहू देखे जाते हैं। इसका मतलब है कि अन्य भाषाओं में संस्कृत का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ा है, और वह संस्कृत भाषा ही एक भाषा ऐसी भारत के ज्ञान परंपरा का संवहन कर रही है जो संपूर्ण भारत की ज्ञान संपदा को, संपूर्ण भारत के ज्ञान वैभव को आकृष्ट कर रही है। और इसलिए क्या है कि हमें कई बार क्या होता है कि इस तरह की के संदेशों से बचना चाहिए कि भारत में संस्कृत जो है किसी वर्ग विशेष की भाषा है। हो सकता है इसका जो एक पक्ष है, जो कर्मकांड का पक्ष है, हो सकता है किसी वर्ग विशेष के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन जो इसका विज्ञान सम्मत पक्ष है, क्योंकि इसका जो भाषात्मक पक्ष है वो अपने आप में बहुत विशाल और बहुत बड़ा है। एक चीज और बहुत ही विचार की है, मैं कहना जो चाह रहा था, आज मैं थोड़ा विषय जो चुनना चाह रहा था पहला, वो मेरा ये था कि समसामयिक जो विषय हैं उनके आधार के रूप में संस्कृत भाषा है। जितने भी आपको परिष्कृत सिद्धांत, साइंस के भी जो सिद्धांत आज आपको देश में मिलते हैं, उन सिद्धांतों को अगर आप अच्छे से उनका गहन अन्वेषण करें तो उनके सूत्र आपको संस्कृत में मिलते हैं। और ये बात केवल कथन मात्र तक नहीं है, इसका अगर आप अन्वेषण करें तो सचमुच वो सूत्र आपको मिलते हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए परमाणु का सिद्धांत है, परमाणु की जो परिकल्पना आज हमारे समक्ष है आधुनिक विज्ञान के द्वारा दी गई, उस परमाणु की परिकल्पना पर ही पूरी कणाद की फिलॉसफी है। कणाद की जो फिलॉसफी है वह परमाणु पर ही केंद्रित है। परमाणु विषय उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है महर्षि कणाद का। वो कैसे? महर्षि कणाद ने अपने यहाँ 7 पदार्थों की कल्पना की। 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं, कोई कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई विवाह, पूजा और उपनयन संस्कार की भाषा मात्र संस्कृत है। संस्कृत का एक स्कूल है कणाद की फिलॉसफी। उस कणाद की फिलॉसफी में पूरी कणाद की जो फिलॉसफी है वो 7 आधारित है, और वो 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जब हम द्रव्य की चर्चा करते हैं तो कहता है द्रव्य 9 प्रकार के हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। आप विचार कीजिए कि जो आचार्य पृथ्वी की चर्चा करता है, जल की चर्चा करता है, तेज की, वायु की, आकाश की, काल की, दिशा की, आत्मा की और मन की, तो केवल चर्चा नहीं करता, इस पर विस्तार से लिखता भी है। इसके बाद गुणों की चर्चा करता है कि 24 प्रकार के गुण होते हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, पूरे शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार। ये 24 गुणों की बात करता है। कर्म की बात करता है: उत्क्षेपण और अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, कर्मों के विभाजन करके, सामान्य और विशेष। जो मुझे बताना था मुख्य रूप से, आचार्य कणाद ने एक विशेष नामक पदार्थ माना है। विशेष,
उस विशेष नामक पदार्थ को मानने के पीछे उनकी योजना क्या थी कि क्यों विशेष, विशेष है क्या चीज ये? तो कहा किसी सभी पदार्थों का अपना एक विशेष नामक तत्व है, उसमें एक विशेष नाम की प्रॉपर्टी है। वही विशेष नाम की जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे सोचिए, जैसे दो घड़े हैं और उन दो घड़ों में यह घड़ा दूसरे वाले घड़े से भिन्न है। कैसे कहेंगे ये घड़ा दूसरे घड़े से भिन्न है? कहा इस घड़े को बनाने वाले इसकी जो बनाने वाले द्वैणुक है, त्रिश्रेणु है, परमाणु है, इसकी जो मृत्तिका है, मिट्टी है, वो दूसरे वाले घड़े से भिन्न है, इसलिए घड़ा दूसरे घड़े से भिन्न है। जो परमाणु से सृष्टि मानते हैं, यह जो कणाद की फिलॉसफी है परमाणु से सृष्टि मानती है कि परमाणुओं में जब क्रिया होती है तो उसमें विखंडन की स्थिति होती है और परमाणु से द्वैणुक पैदा होता है, द्वैणुक से फिर एक त्रिश्रेणु पैदा होता है, त्रिश्रेणु से फिर एक चतुश्रेणु पैदा होता है, पंचअणु पैदा होता है, और ये पूरी प्रक्रिया चलते चलते ब्रह्मांड तक का निर्माण करती है। तो कहा कि ये हम कैसे समझें कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, इसको हम कैसे डिसाइड करें? क्योंकि परमाणु की जो स्थिति है वह नित्य है, परमाणु कभी नष्ट नहीं होता, परमाणु एक अविभाज्य यूनिट है, वो खंडन उसका नहीं होता। परमाणु के आगे जो द्वैणुक है, दो परमाणु से जो द्वैणुक बनता है वो द्वैणुक टूट करके परमाणु बन जाता है, लेकिन परमाणु अंतिम यूनिट है, परमाणु का खंडन नहीं होता। ऐसी स्थिति में कहा एक परमाणु को अगर हम दूसरे परमाणु से अलग बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? जैसे मैंने बताया कि दो घड़े हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस घड़े के निर्माण की जो सामग्री है वह अलग है, दूसरे वाले घड़े के निर्माण की जो सामग्री है वह अलग है, इसलिए दोनों घड़े अलग हैं। इस घड़े का जो पूरी चीज मैं ना बताते हुए लास्ट में आ रहा हूं, इस घड़े का जो चतुश्रेणु है वह अलग है और दूसरे वाले घड़े के चतुश्रेणु अलग है, इसलिए दोनों घड़े अलग अलग हैं। इस घड़े का त्रैणुक अलग है, उसका त्रैणुक अलग है, इसलिए ये अलग है। इसका द्वैणुक अलग है, दूसरे वाले घड़े का द्वैणुक अलग है, इसलिए घड़ा अलग है। इस घड़े का परमाणु दूसरे वाले घड़े के परमाणु से अलग है, इसलिए ये अलग है। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परमाणु अंतिम यूनिट है और परमाणु के बारे में हम विभाजन नहीं कर सकते कि कौन पृथ्वी का परमाणु है और कौन जल का परमाणु है, कौन तेज का परमाणु है और कौन वायु का परमाणु है। ये हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये चर्चा आज की नहीं हो रही है, क्योंकि आज हो सकता है, आज तो परमाणु के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन मैं परमाणु विषयक चिंतन के आधारभूत जो सूत्रभूत जो सिद्धांत हैं उसकी चर्चा कर रहा हूं आपसे, उसके बारे में। क्योंकि देखिए, हमें अपने अतीत को जानना चाहिए, हमें अपने इतिहास का गौरव बोध होना चाहिए कि हमारे भारत में ज्ञान की इतनी विस्तृत परंपरा रही है। तो क्या बताया कि इस दोनों परमाणु आपस में क्यों भिन्न है? क्योंकि इस परमाणु की जो विशेष नाम का एक तत्व है इस परमाणु में है और दूसरे वाले परमाणु में एक दूसरा विशेष नाम का तत्व है। दोनों परमाणुओं में विशेष नाम के अलग अलग तत्व हैं, इसीलिए यह परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है। इतनी सूक्ष्म फिलॉसफी, इतना सूक्ष्म स्तर तक चिंतन आचार्यों ने, महर्षि कणाद ने आज से हजारों हजार साल पूर्व, मतलब ईसा पूर्व की बात है। अभी आपको जो चीजें जो आपको उन्नत विज्ञान दिख रहा है, वह उन्नत विज्ञान जो है वो 1000 साल की स्थिति में होगा। 10वीं शताब्दी के बाद बहुत ज्यादा विस्तार से विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन यह जिस चिंतन की मैं बात कर रहा हूं, यह चिंतन हजारों साल पूर्व का है। ईसा पूर्व की बातें हैं ये। ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि जो उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जालांतर्गते भानु सूक्ष्मम यद दृश्यते रजः तस्य सूक्ष्मतमो भागः परमा अणुरित्य विधीयते। कहा खिड़की में वो रोशनी के माध्यम से जो कण दिखाई पड़ते हैं आपको, उसमें कई बार आप देखेंगे कि खिड़की से जो धूप आती है उसमें कुछ कण जो है वो तैरते हुए दिखते हैं। उस कण का जो छठवां भाग है, तस्य षष्ठतमो भागः, उसका जो छठवां भाग है उसे परमाणु की संज्ञा दी कि इसका जो छठवां वाला भाग है उसकी परमाणु संज्ञा है।
मतलब व्याख्या देने के लिए, अपना सिद्धांत दृष्टांत देने के लिए उन्होंने एक उपयुक्त साधन इसको समझा होगा, तो उन्होंने इस तरह से परमाणु की व्याख्या की। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हमारी जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसको हम किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, प्रांत विशेष, क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष का चिंतन ना मान करके भारत की यह जो ज्ञान परंपरा है जिसने भारत को प्रतिष्ठा दी है संपूर्ण विश्व में, उसको हमें समझना चाहिए। और उसको समझने के लिए इन सारे सिद्धांतों का विश्लेषण करना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए, अगर आप, ये हम भारत सरकार की ये योजना भी है नई शिक्षा नीति में कि आप जिन जिन विषयों को भी पढ़ें उसके मूल में भारत ने क्या खोजा था, उसके मूल में भारत का क्या योगदान है, भारत के कंट्रीब्यूशन को जानना है। अब हमारे यहाँ मान लीजिए कोई वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी है, अब वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी को लेटेस्ट जो उसकी वनस्पति विज्ञान की जो रिसर्चेज है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसमें हमारे आचार्यों का क्या योगदान रहा है, क्या हमारा प्राचीन काल में भी भारत में वनस्पति विज्ञान जैसी कोई योजना थी, कोई ज्ञान विज्ञान था, उसको हम नहीं जानते। हमारे यहाँ वृक्षायुर्वेद नाम का एक पूरा विज्ञान ही है। वृक्षायुर्वेद, वृक्षों के बारे में कितनी विस्तार से चर्चा है। देखिए, आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सूक्ष्म संवेदना थी वृक्षों के बारे में। हमारे यहाँ वृक्षों के संरक्षण में, वृक्षों के का मतलब वृक्षों को ना काटा जाए, वृक्षों के प्रति इतनी आत्मीयता थी हमारे देश में, हमारे भारतीय चिंतन में, कि हमने वृक्षों में अलग अलग देवत्व की कल्पना कर दी। हमने पीपल को कहा कि इसमें किसी देव विशेष नारायण का स्वरूप है। हमने बट वृक्ष में कोई देवत्व का आधान कर दिया। हमने निम्ब वृक्ष में किसी देवत्व का आधान किया, तुलसी। ऐसा मतलब आप विचार कीजिए कि इस तरह की दिव्यता, इस तरह की देवत्व की भावना की स्थापना के पीछे हेतु क्या रहा होगा। उसके पीछे का हेतु था उनकी संरक्षण करना, उनको बचाना उनका हेतु था, और कुछ नहीं। मैं नहीं समझता कि और उससे जो चीजें होती होंगी तो आध्यात्मिक जगत में वो व्याख्या नहीं है हमारे आपके लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसको हम प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हम पीपल की पूजा करने से हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा अभ्युदय होगा, हम मुक्त होंगे, हमें परम गति प्राप्त होगी, वो बाद का विषय है। लेकिन अभी पीपल की रक्षा का जो लौकिक प्रयोजन है, बट की रक्षा का, नीम की रक्षा का, इन वृक्षों के रक्षण का जो लौकिक प्रयोजन है वो निश्चित रूप से बहुत ही उपादेय है। हमारे यहाँ कहा 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हर्द समो पुत्र, 10 पुत्र समो द्रुमः। मतलब एक आपकी आस्था और आपके भावनाओं को इतना ज्यादा बढ़ा करके कहा, आपके इमोशंस को, कि एक पुत्र जो है वो एक वृक्ष जो है वो 10 पुत्रों के बराबर है, 10 पुत्र के समान एक वृक्ष है। इस संदेश को देने के पीछे हेतु क्या रहा होगा ऋषि का या किसी भी आचार्य का? इसके पीछे उसका हेतु यही था कि इस वृक्ष को नष्ट नहीं करना है, इस वृक्ष का संरक्षण करना है। और इसी वृक्ष के कितनी मतलब वृक्षों की गहनता से हमारे देश में वृक्षों पर चर्चा होती रही। कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कहा एक भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। सभी वृक्षों में कोई ना कोई औषधीय गुण है, सभी की औषधीय हेतुता है, कुछ न कुछ उनमें औषधि विषयक चिंतन सभी वृक्षों में है। तो अब ये, लेकिन हम जब वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी होकर के पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ते। हमारे भारत के लोगों ने जब वनस्पति विज्ञान के बारे में जो कहा है, हम में से लोग कहते हैं कि अरे वो विज्ञान सम्मत नहीं लिखा, वो विज्ञान की पद्धति में नहीं लिखा। कोई बात नहीं, उसको विज्ञान की पद्धति के लिए प्रयत्न करके प्रस्तुत कीजिए। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो भारत का जो वनस्पति विषयक चिंतन है उस चिंतन को आप विज्ञान सम्मत स्वरूप प्रदान करके वैश्विक जगत को बताइए कि ये भारत का चिंतन रहा है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल पश्चिम के ही चिंतन को पढ़ते हैं और भारत के चिंतन को नहीं पढ़ते, तो ये निश्चित रूप से हमारी अपूर्णता का द्योतक है। इसीलिए नई शिक्षा नीति का जोर इस पर है कि हम भारतीय चिंतन को सभी शास्त्रों के मूल में पढ़ें।
देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है अपने यहाँ। प्रमाण का एक पूरा सिद्धांत है। प्रमाण, प्रमाण से हम क्या करते हैं? प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्रमाण का काम क्या है? प्रमेय को सिद्ध। प्रमाण, प्रमाण माने ज्ञान का साधन। कोई साधन होता है ज्ञान का जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और इस पर बहुत विस्तार से विचार किया तर्क की दृष्टि से। आप किसी, ये कितना विज्ञान सम्मत है, यदि हम किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका कोई साधन होता है, और उसी साधन को हमारे यहाँ दर्शन की भाषा में प्रमाण कहा गया है कि प्रमाण के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से हम प्रमेय की सिद्धि करते हैं। किसी भी जो हमारे जानने योग्य है, कोई भी वस्तु जो भी हमारे यहाँ जानने योग्य है, उस जानने योग्य वस्तु की सिद्धि के लिए हम प्रमाण का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बहुत सारी चीजें जो प्रत्यक्ष रूप में देख लेते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं ना हम, प्रत्यक्ष जैसे हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। हमारे प्रत्यक्ष का मतलब केवल आंख से देखने का नाम प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां जिन जिन विषयों को ग्रहण करती हैं वो सब प्रत्यक्ष है। आंख से रूप को देखना प्रत्यक्ष है, कान से शब्द को सुनना प्रत्यक्ष है, जीवा से रस को चखना प्रत्यक्ष है, त्वचा से स्पर्श का होना प्रत्यक्ष है। ऐसे ही मन से वस्तुओं के बारे में विचार करना, सोचना, उनका अनुभव करना, वो मानस प्रत्यक्ष है। घ्राण से गंध का प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष की प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक है, लेकिन प्रत्यक्ष ही से हमारा जीवन नहीं चलता। हम एक ऐसे ज्ञान पर भी चलते हैं जो प्रत्यक्ष से परे है, जहां अनुमान की जरूरत है, और वह अनुमान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली प्रमाण के रूप में होता है। उसकी बहुत अच्छे ढंग से उसका लक्षण करना, उसकी व्याख्या करना, उसका व्यवस्थापन करना, ये दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है। अब देखिए, आप कटोरी में रखी हुई खीर, एक चम्मच खीर खाने के बाद आप कहते हैं कि पूरी कटोरी की खीर मीठी है, कैसे कह सकते हैं? कोई है उसमें कोई हेतु ऐसा कहने में? आप अनुमान प्रमाण के सहारे कह पाते हैं कि इस कटोरी की पूरी खीर मीठी है, नहीं तो एक चम्मच के बारे में ही आप रिजल्ट दे सकते हैं कि एक चम्मच जो मैंने खाया यह खीर मीठी थी। शेष कटोरी के खीर के मीठे होने का प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में नहीं कह सकते। पूरी कटोरी की खीर मीठी थी ये कहते समय आप पूरी कटोरी की खीर खा चुके होंगे। जब पूरी कटोरी की खीर खा चुके होंगे तब आप कहेंगे हाँ, ये पूरी कटोरी की खीर मीठी थी। लेकिन एक चम्मच खाने के बाद शेष कटोरी में बची हुई जो खीर है वो मीठी है, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? प्रमाण के माध्यम से। अनुमान प्रमाण बताता है आपको कि हेतु को देख करके साध्य को जानना। जैसे धुएं को देख करके आप अग्नि के बारे में जानते हैं, हेतु को देखकर साध्य को समझना, ये पूरी फिलॉसफी में प्रमाण एक बहुत विचारणीय और बहुत चिंतनीय विषय है। इसको हम जीवन में हर जगह अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह अप्लाई करते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसको अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कोई आप मिसाइल खड़ी कर दें कहीं चलाने के लिए, तो मिसाइल आप लगाए हैं, आज पूरी उसकी योजना आपने तय किया है, क्या पता कि जिस समय आप मिसाइल चलाना चाहेंगे वो मिसाइल चली जाएगी? कैसे आप कह सकते हैं कि चल ही जाएगी? आप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सारी इस तरह की परिस्थितियां थीं और पहले आपने मिसाइल चलाई थी तो चल गई थी, तो आज भी सारी परिस्थितियां वैसी ही हैं, सारी चीजें एज इट इज। जैसे पिछली बार मिसाइल चलने के पहले जो जो परिस्थितियां थी 100% सभी परिस्थितियां वही आज भी हैं। तो इस बार भी जब हम मिसाइल का प्रयोग करेंगे तो ये मिसाइल चलेगी। ये कैसे सिद्ध करते हैं? अनुमान के माध्यम से। अनुमान एक ऐसा प्रमाण है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक जीवन में क्षण प्रतिक्षण हमें प्रभावित करता है। तो वो पूरी जो प्रमाण की फिलॉसफी है उसको बहुत अच्छे ढंग से हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में, इसलिए न्याय शास्त्र का दूसरा नाम ही है तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र है हर चीज पर तर्क करना। तर्क क्यों किया जाता है? यथार्थ ज्ञान के लिए। तर्क का और तो कोई प्रयोजन नहीं है। जब हम तर्क करते हैं बार बार किसी भी विषय पर, हम जब तर्क करते हैं तो तर्क ही तो हमें निर्णय की ओर ले जाता है। और ये जो है बहुत ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तर्क के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, इसलिए तर्क बहुत जरूरी है। और यह तर्क सभी शास्त्रों में जरूरी है, जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य गौतम ने ईसा पूर्व में न्याय सूत्र की रचना करके तर्क शास्त्र की रचना की।
और उसके बाद 11वीं सदी में आचार्य गंगेशोपाध्याय ने एक बहुत बड़ा तत्व चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखा, बहुत ही विशाल ग्रंथ, क्योंकि संस्कृत भाषा का एक पक्ष उसका भाषाई पक्ष भी है। देखिए बहुत सारे विषय ऐसे हैं, मैं तो 1 घंटे सवा घंटे के समय में आपको तो बहुत सामान्य चीजें बता सकता हूँ, बहुत बड़ी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान को समझना चाहें तो आपको हर विषय में आपको कोई न कोई आधारभूत ज्ञान मिलेगा। चाहे आप अर्थशास्त्र को देखेंगे तो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जो आधारभूत ग्रंथ हैं संस्कृत में। ऐसे आप चाहे प्राणी विज्ञान पर देखें, चाहे आप फिजिक्स पे देखेंगे, चाहे आप बॉटनी पे देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिलेंगे। मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है, जो अलग अलग विषय के लोग हैं उन्हें भी अपने विषय का मूल भारतीय चिंतन जरूर जानना चाहिए। देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सुना है, 5वीं सदी ईसा पूर्व पाइथागोरस जो है क्या कहते हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व में पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत दिया, जबकि बौद्धायन ने हम पाइथागोरस प्रमेय को का मूल संस्थापक पाइथागोरस को मानते हैं, सब जगह यही प्रसिद्धि है भी, सब सुन रहे हैं, तो जो आजकल प्रचलन में है जो प्रस्तुत हो रहा है वही मानेंगे आपकी पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने दिया, उसी के नाम से इस प्रमेय का नाम ही है पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन बौद्धायन ने अपने सूत्र में 800 ईसा पूर्व वही पाइथागोरस की प्रमेय का उल्लेख किया है, वही सेम एज इट इज पाइथागोरस की प्रमेय जिस प्रमेय को आप जानते हैं, बौद्धायन सूत्र ने 800 ईसा पूर्व में वही चीज लिखी, और बाद में लेकिन वो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध हो गई, वो पाइथागोरस की हो गई। अब उसमें बौद्धायन का योगदान 0 हो गया। अब ये विचारणीय विषय है कि ऐसे जितने भी विषय हैं उन विषयों का हमें, जितने भी हमारे भारत के आचार्यों का चिंतन है अलग अलग क्षेत्रों में, उन विषयों का जरूर अन्वेषण किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जिसकी आज जरूरत भी है, कि एक तो होता है शास्त्रीय ज्ञान देना जो विद्यार्थी की प्रौढ़ता के लिए चाहिए, उसके परिपक्व होने के लिए चाहिए, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए आजकल बहुत सारे साधन आए हैं। उन स्किल डेवलपमेंट के कोर्स अगर जानने हैं तो भारत में जो 64 कलाएं हैं उन कलाओं के बारे में जानिए। नृत्य कला अपने आप में हमारे भारत की कला है। नृत्य आज बहुत बड़ा क्षेत्र है, नृत्य का लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं नृत्य के माध्यम से। लेकिन अब जो नृत्य की आज शैली है, यदि हम उस नृत्य में भारत की शैली को अपनाएं, भारत की नृत्य शैली के अनुसार उसको विकसित करें, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। ऐसे ही वादन माने जो किसी भी हमारे जितने वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो आप सितार के वादक हों, चाहे गिटार के वादक हों, चाहे हारमोनिया के वादक, ये सारी ही तो कलाएं हैं। ये इतनी व्यवस्थित कलाएं हैं कि इन कलाओं के माध्यम से आप पूरा एक वाङ्मय है, पूरा एक सब्जेक्ट है। ये कोई पीजी डिप्लोमा भर के लिए प्रोग्राम नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स मात्र के लिए प्रोग्राम नहीं है। वादन अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसमें उपाधि मिलती है यूजी और पीजी की प्रयाग संगीत समिति से। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वादन एक कला मात्र है, और ये प्राचीनतम विद्या है भारत की। चित्र कला है, नृत्य कला है, वादन कला है, शिल्प कला है, स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला देखिए कितनी व्यवस्थित कला है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक वास्तुशास्त्र नाम का एक विभाग है। मुझे लगता है देश में ये एकमात्र विभाग है हमारे विश्वविद्यालय में, वास्तुशास्त्र विभाग। और इस वास्तुशास्त्र विभाग के माध्यम से गृह निर्माण कैसे होना चाहिए उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जाती है। पूरा एक पीजी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम उस पे होता है। बहुत सारे उसमें 8 प्रोफेसर काम कर रहे हैं, लगभग 50 रिसर्चर उसमें रिसर्च कर रहे हैं स्थापत्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र में स्थापत्य कलाओं पर। एक हमारे मित्र हैं उनको देशबंधु जी, उनको ICSSR से 15 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है मंदिर की जो स्थापत्य पे, मंदिर की स्थापत्य के अध्ययन के लिए।
कहने का मेरा मतलब है कि ये जो हमारी कलाएं हैं, इन कलाओं पर हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब क्या है कि ये जो आजकल विदेशों में जाकर के वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पूरी एक कला थी, उसका नाम था सूप कर्म। सूप कर्म के नाम से हमारे यहाँ एक कला थी, और वह कला पूरा एकदम विस्तार से उसमें चीजें थी। हमारे यहाँ गणक एक कला थी, गणक, गणक मतलब जो ऑडिटर है आज की डेट में, जो ऑडिट का काम करता है, वो हमारे यहाँ पहले गणक था, वो कला है। हमारे यहाँ व्यवहार एक कला है, व्यवहार माने वही दंड व्यवस्था, नीति व्यवस्था देने के लिए। सामुद्रिक एक कला है, सामुद्रिक शास्त्र। अब आपको लगता होगा, आप देखिए उसमें हम आप सब एक ही परिस्थिति में हैं, एक ही माहौल में हैं, एक ही उस पे हैं। सामुद्रिक शास्त्र में क्या हो गया है कि जो हस्त की रेखाएं हैं, आप सोचेंगे, आप विचार कीजिए कि ये आकस्मिक नहीं है कि ऐसे जैसे ही हो गया बन गई, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी खिंच गई ऐसे बन गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अंगूठे का जो थंब इम्प्रेशन है, लाखों लोगों का थंब इम्प्रेशन लाख प्रकार का है, अलग अलग। क्या वो ईश्वर की चमत्कारी है? देखिए क्या आपके अंगूठे में, इतनी से ही अंगूठे के इतने इतने क्षेत्र में लाखों लाख तरह की डिजाइन बनी हुई है, उससे भी ज्यादा करोड़ों की डिजाइन बनी है, किसी का इम्प्रेशन मिलता ही नहीं। अब आप विचार कीजिए, इसका मतलब है कि ये रेखाएं केवल ऐसे ही नहीं है, इन रेखाओं का पूरा अपना विज्ञान है, इन रेखाओं का पूरा अपना एक शास्त्र है। इसलिए हमारे यहाँ सामुद्रिक एक शास्त्र है, और सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा है कि रेखाओं के माध्यम से हम पूरे डिटेल में उसके बारे में बताते हैं। उसके मतलब हम बताते हैं, मतलब जो लोग उसके विद्वान हैं, एक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, सामुद्रिक शास्त्र के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों की उनके यहाँ भीड़ लगी होती है, और सचमुच मेरा भी उनसे परिचय है। मैंने देखा उनको कि रेखाओं के माध्यम से वो सारी चीजें बता देंगे आपको। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या है। वो वैसे भी नहीं है कोई कि मतलब कोई आपको आपके बारे में जान करके चीजें बताएं, कोई पर्चा लिखवाएं आपसे, पर्चा लिखाने के बाद आपके बारे में फलादेश करें, ऐसे नहीं, रेखाओं के माध्यम से। और वह रेखा सामुद्रिक एक शास्त्र हमारे यहाँ की एक कला थी। एक हमारे यहाँ प्रस्तर विज्ञान रत्न शास्त्र है, रत्न शास्त्र। रत्न शास्त्र में भी ये जो लोग रत्न धारण करते हैं, पुखराज धारण करते हैं, नीलम धारण करते हैं, माणिक्य धारण करते हैं, जो भी बहुत सारे रत्न हैं, पूरा अपने आप में एक विज्ञान है, पूरा शास्त्र है। पूरी इसकी मतलब इसका कितनी मात्रा में, कितने ग्राम का, कितने रत्ती का आप धारण करेंगे तो फल प्राप्ति होगी, कम करेंगे तो नहीं होगी, ज्यादा करेंगे तो नहीं करना है। ये पूरा एक शास्त्र है। न्यूनता आई है तो कहाँ आई है? क्योंकि हमने इसको जानना छोड़ दिया, हमने इस पर रिसर्च करना छोड़ दिया, हमने रिसर्च करना बंद कर दिया, तो ये विद्या धीरे 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 लुप्त होने के कगार में आ गई। आपने आयुर्वेद की दुर्दशा देखी ही इस देश में कि जिस समय देश आजाद हुआ, आजादी के बाद अगर आयुर्वेद को फोकस किया गया होता, जो हमारे भारत की विद्या है, जो हमारे भारत का चिकित्सा विज्ञान है, यदि हमने भारत के चिकित्सा शास्त्र के रूप में आयुर्वेद को पूरी प्रतिष्ठा दी होती, तो आयुर्वेद आज एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता। लेकिन हमने क्या किया? आयुर्वेद की जितनी उपेक्षा हो सकती है उतनी उपेक्षा की, ग्रांट नहीं की। जो अच्छा माइंड था उसको हमने एलियोपैथ में डाल दिया। अच्छा जो माइंड है हमारा, कहेंगे कि जो टॉप क्लास के हैं, टॉप मेरिट पे हैं, वो एमबीबीएस करेंगे, उनसे छोटे, उनसे कम वाले मेरिट वाले वो दूसरा करेंगे। पता लगा लास्ट वाली मेरिट वाले वो करेंगे आयुर्वेद और होम्योपैथ। हमने क्या किया? हमने खुद अपनी विद्या का अपमान किया। हमने आयुर्वेद की जो दुर्गति की, उसका ये दुष्परिणाम हुआ कि आयुर्वेद उस तरह से विकसित नहीं हुआ। जबकि आज इतनी भयावह बीमारियां जो आई हमारे सामने, जिनका अंग्रेजी चिकित्सा, इंग्लिश चिकित्सा में है ही नहीं योगदान। एक छोटी सी बीमारी, जुकाम भी अगर बिगड़ जाए तो अंग्रेजी की सारी दवाएं फेल हैं। पूरे जीवन अंग्रेजी वाले दवाई करते रहते हैं, लेकिन जुकाम ठीक नहीं कर पाते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि जो आयुर्वेद हमारे यहाँ एक चिकित्सा पद्धति थी, और दूसरा जो योग, यदि हम अपने जीवन में, योग क्या थी? योग तो एक ऐसी पद्धति थी स्वस्थ रखने की कि रोग के उत्पत्ति होने के पूर्व काम करने वाली पद्धति है योग, और रोग के बाद की पद्धति है आयुर्वेद।
क्योंकि अगर आप निरंतर योग करते हैं तो रोग ही नहीं होगा, और अगर रोग होगा तो उसका निदान आयुर्वेद से करते थे। ऐसा समाज भारत का निर्मित होना चाहिए था, जिसमें ये सारी विद्याएं, योग की, आयुर्वेद का, इनका समावेश होना चाहिए, इन पर रिसर्चेज होनी चाहिए। लेकिन हम क्या है, हम दूसरे के विद्याओं पर, दूसरे की ज्ञान परंपरा पर हम टिके हुए हैं, उसी पर आश्रित हैं, उसी पर हमारा करियर बन रहा है, दूसरे की ज्ञान परंपरा पर। भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसको हमने छोड़ा। मैं बता रहा था कि वो जो रत्न शास्त्र है, इतना उन्नत विज्ञान था हमारे यहाँ रत्न शास्त्र का कि लोग, मैं पहले पिछले लेक्चर में भी ये बात कहा था कि प्रस्तर विज्ञान की इतनी जानकारी हमारे लोगों को थी कि वो पत्थरों को जान जाते थे कि पत्थरों की भी प्रजाति होती है, एक पुरुष प्रजाति का पत्थर होता है और एक स्त्री प्रजाति का पत्थर होता है। पुरुष प्रजाति के पत्थर में पुरुष देवता की मूर्ति का निर्माण करना चाहिए। जैसे अगर पुरुष प्रजाति का पत्थर है तो उसमें हनुमान जी का विग्रह बनाइए, उसमें भगवान विष्णु का विग्रह बनाइए, उसमें भगवान राम का विग्रह बनाइए। और अगर स्त्री प्रजाति का पत्थर है तो उसमें भगवती सरस्वती के विग्रह का निर्माण करिए, उसमें भगवती दुर्गा का, भगवती लक्ष्मी का निर्माण करिए। क्या कहने का मतलब कि इतना उन्नत विज्ञान था, क्या कहते हैं, प्रस्तर विज्ञान, इतना उन्नत प्रस्तर विज्ञान था, इतनी सूक्ष्मता से प्रस्तर के लोग जानकार थे कि ये बताते थे कि ये पुरुष प्रजाति का पत्थर है और ये स्त्री प्रजाति का पत्थर है। ऐसी चीजें थी हमारे देश में। ऐसे हमारे, क्या कहते हैं, ये 64 कलाओं में छोटे छोटे कोर्सेज हैं। मैं तो कहता हूं कि इन पर अगर एक व्यवस्थित एक एक कला पर एक एक वर्कशॉप हो और वर्कशॉप में उसके स्कॉलर्स बुलाए जाएं और उस तरह के कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज तैयार किए जाएं। जैसे मान लीजिए रत्न शास्त्र है तो प्रस्तर विज्ञान पर पूरा एक डिप्लोमा कोर्स हो, सामुद्रिक शास्त्र है इस पर पूरा एक डिप्लोमा कोर्स हो, बागवानी एक हमारे यहाँ कला के अंतर्गत आता है, बागवानी। अच्छा, आप देखिए इनका जब आधुनिक स्वरूप बन रहा है तो इस पर काम करने वाले लोग करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, मतलब उसकी सीमा ही नहीं है कमाई की। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पूरी ये जो विद्याएं थी, इन विद्याओं पर काम नहीं किया गया। काम नहीं किए जाने से क्या हुआ कि ये विद्याएं रहते हुए भी, इनका बहुत व्यवस्थित स्वरूप होने पर भी ये सब क्या हो गई, प्रसुप्त अवस्था को प्राप्त हो गई हैं। देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एक पांडुलिपि विज्ञान की जिसकी चर्चा रोशनी असवाल जी ने किया। मैं भी कोटद्वार पीजी कॉलेज में प्राध्यापक होने के दौरान नहीं जानता था कि पांडुलिपि विज्ञान का क्षेत्र कितना बड़ा है। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला कि पांडुलिपियों पर काम करना और पांडुलिपियों पर हमारी भारत की कितनी ज्ञान संपदा अभी प्रसुप्त पड़ी हुई है, प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए और उनको इस बंधन से मुक्त करे। पोथी में बंधी हुई है वो ज्ञान, पोथी में बंधा हुआ है वो पुस्तक का ज्ञान, वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई अधिकारी आए और वो जो है उसको, उस ज्ञान को प्रकाशित करके समाज के सामने ले आए। कितनी पांडुलिपियां हैं, कल्पना करेंगे तो आपको चौंकेंगे। 50 लाख से अधिक पांडुलिपि इस देश में हैं, 50 लाख पांडुलिपियां हैं। और पांडु ग्रंथागारों में, बड़े बड़े संग्रहालयों में हैं, जैसे सरस्वती महल है तंजौर में, मद्रास अड्यार लाइब्रेरी है, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, सरस्वती भवन वाराणसी में है, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में है, रामपुर में लाइब्रेरी है। इन लाइब्रेरियों में बहुत सारे लाखों पांडु ग्रंथ, और इसके लिए पांडुलिपि मिशन जो दिल्ली में है, NMM राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जहाँ हजारों हजार पांडुलिपियां हैं। और उन पांडुलिपियों में हमारे पहले के आचार्यों ने जिस ज्ञान संपदा को, जिस ज्ञान को लिखा, वो आज भी, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप सभी के लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए पब्लिकेशन का जो पब्लिकेशन की जो मतलब सहजता, सुलभता हुई है, वो आज से 20, 25, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30-40 साल पहले ऐसा हुआ है कि ग्रंथों के पब्लिकेशन का काम थोड़ा सहज हुआ है। नहीं तो ग्रंथों का पब्लिकेशन बहुत कठिन था। लोग लिखने के बाद ग्रंथों को अपने बक्से में और अपने अलमारी में रखे रहते थे और वो रखे ही रह जाते थे। ऐसे लाखों ग्रंथ पहले आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखे गए आपको पांडु ग्रंथागारों में मिलते हैं, और वो कई लिपियों में मिलते हैं।
मतलब कई भाषाओं में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं, उर्दू में मिलते हैं, देवनागरी में मिलते हैं, और भी बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी लिपियों में पांडु ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन अब उन ग्रंथों का प्रकाशन नहीं हो रहा है क्योंकि लोग उनके जानकार नहीं है। हमको उन ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए लिपियां जाननी पड़ेंगी, हमने लिपियां जानना छोड़ दिया। ब्राह्मी लिपि हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ग्रंथ लिपि हुई, उससे शारदा लिपि बनी, मतलब ब्राह्मी लिपि से ही लिपियां बनी। हम ना ब्राह्मी लिपि जानते हैं, ना शारदा जानते हैं, ना ग्रंथ जानते हैं, ना नेवारी जानते हैं, ना खरोष्टी लिपि जानते हैं। हम केवल हिंदी की देवनागरी लिपि जानते हैं, और लिपियां हम जानते नहीं। अंग्रेजी लिपि भले जानते हो हम सब सारे लोग, लेकिन ये जो भारतीय लिपि है इनको हमने जाना ही नहीं, छोड़ दिया। और हमने नहीं छोड़ा, ये सिस्टम ने ही हमको इस तरह का अवसर नहीं दिया कि हम इन लिपियों को जानें। सिस्टम में ही नहीं आई। अगर ये लिपियां पठन पाठन के क्रम में होती तो ये जो ग्रंथ संपदा है, इस ग्रंथ संपदा का पब्लिकेशन होता। अभी मेरे विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं यहाँ रिसर्च में हेड हूँ, तो मैंने अभी एक प्रयोग किया है। मेरे यहाँ लगभग 60, 70, 80 विद्यार्थी रिसर्च में एनरोल थे। उसमें से लगभग 8 विद्यार्थियों ने इस बार मनुस्क्रिप्ट के एडिटिंग को अपने पीएचडी का सब्जेक्ट चुना है। पीएचडी का जो सब्जेक्ट उन्होंने चुना वो मनुस्क्रिप्ट की एडिटिंग, मतलब मनुस्क्रिप्ट को पर फोकस करके वो कार्य करेंगे। अच्छा, भारत सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मनुस्क्रिप्ट की एडिटिंग को आपके मौलिक ग्रंथ के बराबर का दर्जा देती है। अगर आप एक कोई मौलिक ग्रंथ लिखते हैं, उसका जो वेटेज है उतना ही वेटेज किसी पुराने व्यक्ति के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को संपादन का है। आप यदि उस ग्रंथ को संपादित कर देते हैं तो उतना ही वेटेज अंक मिलेगा उसको एपीआई के तौर पर। तो कई बार क्या होता है, रिसर्चेज आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें रिपीटेशन बहुत हो रहा है, बहुत रिपीटेशन है। अब लेकिन समस्या ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है जिन्हें भाषा का ही ज्ञान नहीं है। अब एक ऐसा अपना एजुकेशन सिस्टम है जिसमें संस्कृत जानने वालों की संख्या बहुत कम है। अब वो बहुत कम है तो उन्हीं वही लोग उन पांडु ग्रंथों को समझ सकते हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा जानी है। तो मुझे लगता है कि देश में यह जो इन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह की भावना व्यक्त की है, यदि उसको क्रियान्वित करना है तो उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें अपनी प्राचीनतम भाषा का परिज्ञान होना होगा, भाषाएं जाननी होंगी, भारत की सभी भाषाएं जाननी होंगी। देखिए, भाषा, अपने देश की जितनी भी भाषाएं हैं उनके प्रति हमें आग्रह भी होना चाहिए और हमें उसे जानने का प्रयत्न भी करना चाहिए। केवल अंग्रेजी जान करके हम, ठीक है, अंग्रेजी जान करके हमें जीविका मिल सकती है, कुछ लोगों के सामने हम अपने को प्रदर्शित करने में भी सफल हो सकते हैं, बट यही पर्याप्त नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। मैडम तृप्ति दीक्षित दिख रही हैं, ये गणित की मैडम हैं, और हमारे यहाँ गणित की महिमा गाई गई है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। कहा गणित जो है वो सिर, जैसे सिर में बैठने वाली विद्या है। गणित की इतनी महिमा हमारे यहाँ कही गई है, गणितम मूर्धनि स्थितम, सिर पर बैठने वाले, मतलब इतना उसको उच्च स्थान प्राप्त है। तो हमारे यहाँ ये मेरा कहने का मतलब है कि भारत की ज्ञान परंपरा को यदि समझना है, और जिसे हमें समझना ही चाहिए, समझना है नहीं, एक विज्ञ होने के नाते, एक पठन पाठन लेखन अध्ययन के क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत में जो भारत की प्राचीनतम हजारों हजार साल ज्ञान की परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को हम जानें। और मैं पुनः एक बार निवेदन करूं कि भाषाएं जो है वो धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर आरक्षित नहीं है। उर्दू हम पढ़ें क्योंकि उर्दू का अपना साहित्य है, तो संस्कृत हम पढ़ें, हिंदी हम पढ़ें, जितनी भी भारत की भाषाएं उनको हम खुले मन से पढ़ें, तब उनके हम ज्ञान संपदा को, उनके ज्ञान वैभव को जानेंगे। और अगर हम उस ज्ञान को जानेंगे तभी हम भारत की ज्ञान परंपरा को समझ पाएंगे, भारत की ज्ञान परंपरा से परिचित हो पाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप सब लोगों ने मेरे इस सामान्यता की गई चर्चा को आपने सबने सुना बहुत मन से, और मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से जो ये एमएमटीटीसी के डायरेक्टर हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अपने
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आदरणीय प्रिंसिपल साहब का। मुझे लगता है वे सत्तावश जुड़ नहीं पाए, लेकिन बहुत ही अच्छे से अब वो कॉलेज को चला रहे हैं, बड़े डायनेमिक स्टाइल में। मैं उनको नमस्ते करता हूँ। सर आज चौबट्टा खाल गए सर, मीटिंग में है सर। खाल गए हुए हैं, आप मीटिंग में गए हैं सर, आज मीटिंग में गए। और प्रवीण जी, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, पहली बार मैं आपको देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत सुंदर, और आपने इस पूरे कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संयोजन किया। सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैडम रोसरी सर धन्यवाद आपका। सर मैं थोड़ा सा बीच में क्वेश्चन आंसर यस शॉर्ट मैडम, शॉर्ट में ना जी। हाँ सर, मैं ये आपने बहुत अच्छा आपका व्याख्यान तो खैर बहुत ही प्रेरणास्पद रहा। और जो 18 विद्याएं जो विष्णु पुराण में सर आपने जिक्र किया, वेद वेदांग, और सर थोड़ा और उस पर थोड़ा एक बार और फोकस करिएगा, थोड़ा सा मैं संक्षेप में सुनना चाहूंगी। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। 18 आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 4 वेद हैं और 6 वेदांग, 6 वेदांग हैं, ठीक है। तो 6 4 10 हो गए। और इसके बाद उसी को श्लोक में लिखा, अंगानि वेदास चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः। मीमांसा और न्याय ये 2 हो गए 12। धर्मशास्त्रम और पुराण, धर्मशास्त्र और पुराण ये 2 मिला करके कितने हो गए 14। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद ये 3 हो गए 17। और अर्थशास्त्र ये मिला करके 18 विद्याएं, जिनका मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये स्थूल विभाजन है, कंप्लीट विभाजन नहीं है। ये विद्या स्थान है। जैसे हमने कहा मीमांसा, मीमांसा कहा तो मीमांसा तो हमारे यहाँ फिलॉसफी का एक स्कूल है, फिलॉसफी का एक स्कूल मीमांसा है, लेकिन हमने केवल मीमांसा कहा। तो मीमांसा का मतलब क्या है, फिलॉसफी के और जो स्कूल हैं वो अभी इसकी ब्रांचेज के रूप में है। जैसे क्या है कि न्याय फिलॉसफी है, वेदांत फिलॉसफी है। वेदांत में भी बहुत और कई तरह के वेदांत के, जैसे अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत वेदांत है, द्वैत वेदांत है, द्वैताद्वैत वेदांत है, अलग अलग और उसकी ब्रांचेज हैं। तो ये 18 प्रकार की विद्याओं के भेद बताया, सामान्य विद्या स्थान है ये इनको। अब इसमें क्या है कि जैसे अब पुराण कह दिया तो पुराण ही पूरा अपने आप में एक विशाल वांग्मय है, बहुत ही विशाल है। 18 पुराण, उनके उतने उप पुराण और बहुत सारी स्मृति ग्रंथ, पर इन्होंने एक शब्द में कहा कि पुराण एक विषय है, विषय के रूप में। जैसे आप महाभारत तो नहीं है इन 18 विद्याओं में, महाभारत तो नहीं है ना 18 विद्याओं में। जो मैंने आपको 18 विद्याएं बताई उसमें महाभारत नहीं है, उसमें रामायण नहीं है, उसमें क्या कहते हैं स्मृति नहीं है, स्मृति के कोई ग्रंथ नहीं है, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, तमाम सारी स्मृति ग्रंथ नहीं है, सूत्र ग्रंथ नहीं है। तो ये केवल बहुत स्थूल रूप में विद्याओं का विभाजन है कि 18 प्रकार की ये विद्याएं हैं और विद्या स्थान है। इसके अलावा इनसे संबंधित बहुत सारे विद्याएं और भी हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं यहाँ पे आज हमारे यहाँ को करिकुलर एक्टिविटी वाला एक एग्जाम था जो एनईपी में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों ने वैदिक स्टडी का पेपर दे रहे थे, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा तो उसमें वेद, वेदांग और ब्राह्मण, उपनिषद सभी के बारे में काफी पूछा गया था। लेकिन मुझे ये जो लगा व्यक्तिगत तौर पे, मैं आपसे इसलिए कहना चाहूंगी कि हम पहले तो अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं नीति नियंताओं का, जिन्होंने इतना अच्छा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है कि हम लोग अपने प्राचीन वैभव को जान रहे हैं। लेकिन सर जब बात आती है कि बच्चा उसको पढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं एक संस्कृत शिक्षक और इनकी जरूरत है सर इस समय। तो कम से कम नीति नियंताओं को यहाँ पर सोचना चाहिए, ये अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की जाए, ताकि थोड़ा सा प्राचीन वैभव हम तभी समझ पाएंगे जब हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आज जैसे ये बात होगी कि संस्कृत के शिक्षकों को भर्ती किया जाए, वैसे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसा ना सिलेबस को ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए, अपने पाठ्यक्रम को ऐसे डिजाइन करें कि एक ऐसा पेपर डेवलप किया जाए कि आप गणित जानती हैं तो आपने जो इस समय पढ़ाया जा रहा है गणित, उस गणित को जानती हैं, लेकिन आप वैदिक गणित नहीं जानती या जानती नहीं होंगी। मैं तो केवल आपको एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आप वैदिक गणित नहीं जानती और गणित का जो ज्योतिष में गणित का पूरा पाठ है वो भी आप नहीं जानती। तो जो एमएससी गणित में कर रहा है उसके सिलेबस में कोई एक ऐसी योजना डेवलप की जाए कि उस प्राचीन गणित का भी एक पेपर रखा जाए, तो आप प्राचीन गणित को भी समझेंगी,
फिर कभी उस प्राचीन गणित वाले को आधार मान करके आगे रिसर्चेज कराई जाए, तब ये ज्ञान आगे बढ़ेगा। कोई सुनीता मैडम, जी जी सुनीता जी मैडम सर, प्लीज, संस्कृत सुनीता मैडम संस्कृत भाषा का सर मैडम विस्तार प्लीज, होगा ना, तभी इस तृप्ति वैभव को मैडम, हम समझ पाएंगे। तृप्ति बात ये मैडम, भी है सर, ये मानना तृप्ति मैडम पड़ेगा। प्लीज, जी प्लीज सर, थैंक यू नेक्स्ट सर। नेक्स्ट 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 हमारे पास सुनीता मैडम प्लीज। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता नौटियाल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार से हूँ। बहुत ही जटिल में है मैडम, आप किस सब्जेक्ट में हैं? मैं बीएड में हूँ सर, अभी अच्छा, वाह। साल से यहाँ पे हूँ। एक बहुत जटिल विषय है भारतीय ज्ञान व परंपरा, बहुत साधना लगती है, वर्षों वर्ष लगते हैं इसे समझने के लिए। 1 घंटे में समाहित करना बहुत जटिल कार्य है, लेकिन आपने जिस सरलता से और जिस तरीके से सारे सार को 1 और सवा घंटे में समाहित किया सर, वो हम सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक है कि कैसे हम अपने व्याख्यान को सारगर्भित करें, स्पष्ट करें। आपने गागर में सागर भरने जैसा आज कार्य किया है। सामुद्रिक शास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे शास्त्र भी हमारे परंपराओं में है, हमारे ज्ञान में है, आपने उससे हमें रूबरू कराया। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस विषय से संबंधित हमारे शिक्षक नहीं भी हैं, जो विज्ञान से संबंधित है या अन्य विषयों से, उन्होंने भी बहुत स्पष्टता से आपके इन विषयों को समझा और हमें प्रेरणा दी कि कैसे हम अपने व्याख्यानों को स्पष्टता से और सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करें, अपने जहाँ पे भी हम डिलीवर कर रहे हैं सर। और इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद सर। नमस्ते 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 मैडम। धन्यवाद सर। आपका, आपके जो ओजस्वी विचार हम लोगों को सुनने को मिले, उससे जो है जो लोग अभी तक संस्कृत भाषा से दूर भाग रहे थे, संभवतः वो लोग जो है संस्कृत भाषा की ओर जो है अग्रसर होंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारी जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, बिना इसके जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना असंभव सा है। सर, मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपके इस ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। पुनः आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ईशा मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया, आपका व्याख्यान सर वाकई में बहुत अच्छा था। मैं तो भूल गया था कि मेरा व्याख्यान 2 बजे है। मैं तो 3:30 बजे मुझे माइंड में सेट था। प्रवीण सर ने फोन किया कि सर आप जुड़ गए, तो मैं जल्दी अपना ये कंप्यूटर खोला और सोचा कि मैं तो लेट हो गया। सर वास्तव में इतना ज्ञान, इतना भरमार है ना सर आपके पास कि अभी इतना टाइम। मैडम मैं ये चाहता हूँ प्रवीण जी तो इत्तेफाक से इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इतिहास के विद्यार्थी तो निश्चित रूप से वो इंडियन कल्चर से, वैदिक सभ्यताओं से सबसे अवगत होते हैं। जरूरत है इस समय, जैसे आप कॉमर्स के व्यक्ति हैं ना, तो कॉमर्स के व्यक्ति को भी संस्कृत की उसकी धरातल में जाना होगा कि संस्कृत में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉमर्स के लिए उपयोगी हों, और कॉमर्स का कोई चिंतन, वाणिज्यिक कोई चिंतन जो है संस्कृत में कहीं है, तो फिर आपको गौरव बोध होगा कि हम भारत की ज्ञान परंपरा के अनुसार चीजें जान रहे हैं। नहीं तो क्या हो रहा है कि आप वाणिज्य पढ़ ले रहे हैं, बढ़िया अच्छी नौकरी भी मिली है आपको, बच्चे भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, लेकिन गौरव बोध अपने ज्ञान का होता है। जो भारत का ज्ञान है उसका गौरव बोध होना बहुत जरूरी है। उसका खोजिए थोड़ा, हम भी आपके लिए कुछ खोज करके देंगे। और ये छोटे काम आजकल कॉलेजों में भी सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्सेज बनाने के लिए, थोड़ी मैं समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज की व्यवस्थाएं कुछ अलग ढंग की हैं, लेकिन ये चीजें जैसे अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लागू करूं तो मेरे लिए यहाँ सरल है, क्योंकि अभी मैंने पांडुलिपि विज्ञान पर एक पीजी डिप्लोमा डिजाइन किया, तो वो मैं चला सकता हूँ। थोड़ी कॉलेजों में टेक्निकली दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। नहीं सर, आप जरूर वाणिज्य से संबंधित जो भी हमारे लिए उपयोगी हो सर हमें बताइएगा प्लीज। बिल्कुल। कुछ प्राचीन अर्थशास्त्र पर, प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र पर जो है, प्राचीन जो आप एक हमारे यहाँ सिंधुवाद वृत्तम नाम की एक किताब है संस्कृत में, उसमें एक व्यापारी है जो सामुद्रिक यात्राएं करता है, और सामुद्रिक यात्राएं करके बहुत व्यापार करता है वो, क्योंकि मेरा विषय उसको मैंने कभी पढ़ा नहीं है ढंग से, पर मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होंगी व्यापार की, कि इतना व्यापार करता था वो बहुत सारे देशों में पानी के हवाई जहाज में,
तो कैसे कैसे यात्रा के अपने वो थे और किन किन चीजों की का व्यापार करता था, वो सब चीजें भी हमें खोजनी चाहिए, जानना चाहिए। बहुत सही सर। जी सर। सर थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन सर आप पांडुलिपि विज्ञान की बात कर रहे हैं सर, तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे सलाह ये चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरे परपितामह की लिखी हुई पांडुलिपि मौजूद है, लेकिन हमारे दादाजी चूंकि संपूर्णानंद संस्कृत कितनी है? विश्वविद्यालय से जुड़े रहे तो उन्होंने तो उसको रखा संभाल कर, मेरे वो समझ से परे हो रही हैं। मैं संस्कृत का विषय उतना गहराई से नहीं कितनी है, जानती। कितनी किताबें हैं बताइए, कितनी है? है मुझे लग रहा है 5 या 6 तो हमने देखी है, बाकी और भी निकलेगा अभी अभी, क्योंकि दादाजी के जाने के बाद हम लोगों ने उसे देखा। बाद घर जाएंगी तो उसकी फोटो खींच करके भेजिएगा मुझे, तो अगर अच्छी है तो पब्लिकेशन के लायक होंगी तो उनको पब्लिश कराने की योजना बनाएंगे। कोई ऐसी चीज होगी जिस पर रिसर्च नहीं हुआ होगा तो कुछ स्कॉलर्स को उसमें रिसर्च करा सकते हैं। तो आप कई ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां बहुत लोगों के अपने घरों में है, बहुत लोग तो दिखाते भी नहीं उसको, ऐसे बंद करके रखते हैं, दिखाते नहीं। और जी सर जी, तो मैं चाह रही हूँ लाइब्रेरी में रखे दम घुट जाता है उनका। जी सर, थैंक यू सर, मैं कभी आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद सर। आइए सर फ्री हो गए। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर।